सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वह प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपका तैयार है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल एरियाज या टॉपिक्स करंट अफेयर्स से बार बार जुड़ते रहते हैं उस पर आपकी कमांड कितनी मजबूत है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम आपके प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। आज फिर हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा, उनको ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। आप ह्यूमन एरर का शिकार हो जाते हैं, थोड़ा उस चीज़ से हमें बाहर आना है, क्योंकि एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर न सिर्फ हमें अपने नॉलेज को मैनेज करना होता है बल्कि हमारी पर्सनालिटी का एक भाग है कि ह्यूमन एरर को कैसे हम कम से कम करें। तो उसी के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो भी प्रश्न है वो आपको सही से दिखाई दें। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ें और इसी के कारण आपको धैर्यपूर्वक जवाब देना है। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से निम्न में से कौन कौन से अधिकारों को इसके तहत सम्मिलित किया है, ये आपको बताना है। पहला है अहिंसक प्रदर्शन का अधिकार, दूसरा है वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, तीसरा है चुप रहने का अधिकार, चौथा है जानने का अधिकार, पांचवा है मतदाताओं को सूचना का अधिकार। अब आपको क्या करना है, सही कोड का चयन करना है और आपके पास विकल्प है ए बी सी डी। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से ये है जो विकल्प दिए गए हैं सही हैं। तो अगर आप ए ऑप्ट करते हैं इसका मतलब आप सभी को इसमें इसके अंतर्गत मान रहे हैं, अर्थात अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में आप सबको मान रहे हैं। अगर बी को आप ऑप्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप 1, 2 और 5 को ऑप्ट कर रहे हैं। सी का ऑप्शन है आपके पास और डी का भी विकल्प आपके पास बना हुआ है। तो अब आपको सही आंसर ऑप्ट करना है। तो आई होप आपने कर भी लिया होगा। यदि आपने सही आंसर ऑप्ट किया है उपरोक्त सभी अर्थात ये जो पांचों दिए गए हैं ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो आपने सही आंसर ऑप्ट किया है। आई होप आपने भी इसी आंसर को ऑप्ट किया होगा। अगला प्रश्न भी फंडामेंटल राइट्स और जो है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अगला रूप है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज वी के तहत दिए गए शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन पर निम्न में से किस आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। विकल्प है आपके पास, एक अपराध उद्दीपन के संबंध में, बी है शिष्टाचार और सदाचार के हित में, सी विकल्प है आपके पास भारत की प्रभुता और अखंडता, डी है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन का जो अधिकार आपको अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के तहत दिया गया है, तो उस पर किन किन आधारों पर निर्बंधन लगाया जाता है अगर ये आपको पता है तो उसमें से एक विकल्प यहाँ पर दिया है। काफी इजी प्रश्न है, आई होप आपने इसी को ऑप्ट किया होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा सी अर्थात भारत की प्रभुता और अखंडता, और इसी के साथ एक शब्द और चुना होगा आपने, वह होगा लोक व्यवस्था। तो लोक व्यवस्था चूंकि इसमें शामिल नहीं है तो इसके कारण जो भारत की प्रभुता और अखंडता वह इसमें शामिल है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा। अर्थात शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन पर दो ही आधारों पर क्या किया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। पहला है लोक व्यवस्था के हित में, दूसरा है भारत की प्रभुता और अखंडता के संदर्भ में, और यहां पर यह विकल्प दिया हुआ है तो इसी को हम सही माने। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह श्रीलंका से संबंधित है कि श्रीलंका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और थोड़ा सा प्रश्न छूट गया है इसको पूरा करते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए, अर्थात
श्रीलंका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। यह प्रश्न है और आपके पास विकल्प है ए। इसमें क्या लिखा है, यह भारत से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है। यह का मतलब श्रीलंका के संदर्भ में कहा जा रहा है। बी, इसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। सी, यह भारत की स्वतंत्रता के लगभग 2 साल बाद स्वतंत्र हुआ। डी विकल्प है, हाल ही में यहाँ की संसद ने 20वां संविधान संशोधन किया है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपके लिए इजी प्रश्न होगा। आई होप आपने आंसर सही ऑप्ट किया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह तो है कि भारत की स्वतंत्रता के लगभग 2 साल बाद यह स्वतंत्र हुआ। यह कथन गलत है, क्योंकि यह जो स्वतंत्र हुआ था यह हुआ था 4 फरवरी 1948 और 4 फरवरी 1948 किसी भी तरह से 1947 से 2 साल ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से यह आपका असत्य कथन है। बाकी सही बात है कि जो श्रीलंका है वो भारत से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम लंका किया गया, फिर श्रीलंका कर दिया गया। और हाल ही में यहाँ की संसद ने 20वां संविधान संशोधन किया, ये भी सही है। इसी को लेकर वहाँ पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो इस तरह से असत्य कथन का चयन करना था। असत्य कथन हमारा कौन सा होगा, सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वो भी श्रीलंका से ही जुड़ा हुआ है। श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें निम्न में से किसका उल्लेख है, अर्थात जो 13वां संविधान संशोधन है श्रीलंका का वह भारत के लिए हमेशा चिंता का मुद्दा बना रहता है। आखिर इसमें क्या है वो आपको बताना है। विकल्प है आपके पास कि भारत से होने वाले निवेश पर रोक की बात इसमें की गई है। बी विकल्प है श्रीलंका के बंदरगाह और एयरपोर्ट पर चीन को 99 साल का लीज दिए जाने की बात इसमें की गई है। सी इसमें कहता है भारतीय श्रीलंकाई द्वीपीय विवाद से संबंधित है, अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप हैं उनसे संबंधित है। और डी है श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों की सुरक्षा की इसमें बात की गई। तो अब आपको बताना है, आपके लिए काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आई होप आपने इसका भी आंसर सही चुना होगा। इसका अगर आपने आंसर सही डी डिसाइड किया तो बिल्कुल सही है। श्रीलंकाई जो तमिल हैं, जो कि तमिल समुदाय के हैं लोग हैं, हमारे तमिलनाडु से माइग्रेट करके वहाँ पर गए हुए हैं। तो आपको पता है कि वहां पर जब लिट्टे का सफाया किया जा रहा था तो कई बार जो है कि यह धारणा वहां के लोगों के बनी कि जो श्रीलंकाई तमिल हैं वह उस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो उन पर कई प्रकार के अत्याचार की घटनाएं हुई। उनसे संबंधित जो संरक्षण के प्रावधान जो 13वें संविधान संशोधन में किए गए हैं और कई बार वहां पर यह बात उठती रहती है कि 13वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और इसी के कारण भारत चिंतित बना रहता है। तो इस तरह से इसमें इसकी बात की गई है। ये जो भी चीजें तीन लिखी हुई हैं ऊपर, इनका कोई संबंध से नहीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वो है फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। फिर से बताना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। पहला, इसका विस्तार मुख्य भूमि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी है। दूसरा, यह पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है जहां यहूदी समुदाय के लगभग 10% लोग रहते हैं। सी, इसकी सीमाएं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली से लगती हैं। डी, ईसाई समुदाय की आबादी लगभग यहाँ 2/3 है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। काफी इजी है क्योंकि कल ही तो हम लोगों ने इसमें बात की थी, कल या परसों में, तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। फिर भी अगर इसको देखें तो इसका विस्तार मुख्य भूमि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको न्यू कैलेडोनिया का जो है कि नाम बताया था, फ्रेंच पोलिनेशिया का नाम बताया था। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है कि इसका विस्तार मुख्य भूमि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी है। उसके बाद यह दूसरा जो विकल्प है कि यह यूरोप का पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है जहाँ यहूदी समुदाय के लगभग 10% लोग रहते हैं। तो यह पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है कि यहूदी समुदाय के 10% लोग रहते हैं, गलत है। और चूंकि हमें चुनना था असत्य कथन, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जो यहूदी समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या जो है यहाँ पे जनसंख्या का टोटल का 1% से भी कम है और यहाँ पे 10% लिखा हुआ, तो इसको आप गलत मानिएगा। और बाकी इसकी सीमाएं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी और स्विट्जरलैंड और इटली से लगती हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ की जो आबादी का लगभग 2/3 है उसमें ईसाई समुदाय है, ये भी सही है। तो इस तरह से असत्य कथन आपका रहा बी।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत फ्रांस संबंधों में दोनों देश के मध्य हुआ परमाणु समझौता कब हुआ था, अर्थात भारत और फ्रांस के बीच परमाणु समझौता कब हुआ था, ये आपको बताना है। इजी प्रश्न है, फैक्चुअल है, लेकिन ठीक ठाक प्रश्न है। तो देखिए आपके पास विकल्प क्या है, विकल्प है आपके पास 2008, 2010, 2012 और 2014। आपके लिए आसान है, कठिन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने आंसर ऑप्ट किया है 2008 तो बिल्कुल सही है। ये 2008 का ही समय है जब हम अमेरिका से, फ्रांस के साथ, कई देशों के साथ परमाणु समझौता कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत और फ्रांस के मध्य निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित नहीं होता है, ये आपको बताना है। अब देखिए ये जो प्रश्न है भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ है, और मैंने जब फ्रांस के संदर्भ में बात की थी भारत के संबंधों को, तो उसमें मैंने इस पर बात भी आपसे की थी कि आखिर कौन कौन से जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें जो एक ऑप्शन दिया गया है बहुत अलग टाइप का है, और उसको तो देखते हुए आपने पहचान लिया होगा, फिर भी देखते हैं आप क्या आंसर करते हैं। तो चलिए आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपका इसका आंसर है क्या। ऑप्शन है आपके पास शक्ति, दूसरा है वरुण, तीसरा है गरुण और डी है इंद्र। तो अगर आपने सही आंसर ऑप्ट किया है कि जो सैन्य अभ्यास दोनों देशों के मध्य आयोजित नहीं होता है वो है डी इंद्र, क्योंकि इंद्र का जो आयोजन होता है वो भारत और रूस के बीच में होता है। वहीं शक्ति, वरुण और गरुण का जो संबंध है वो इंडिया और फ्रांस के जॉइंट ऑपरेशन से है। अगर शक्ति की बात करें तो थल सेना से संबंधित है, वरुण जो है कि नौसेना से संबंधित है, और जो गरुण है वो उड़ता है हवा में, और वो किससे संबंधित है, वायुसेना से संबंधित है। तो होप आपने भी यही आंसर ऑप्ट किया होगा। अगला प्रश्न भी जो है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। राइट टू ब्लास्फेमी का संबंध निम्न में से किस देश में है, तो आपको बताना है। जो देशों का नाम दिया गया है इसमें है ऑस्ट्रिया, तुर्की, ग्रीस और इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि राइट टू ब्लास्फेमी का संबंध किस देश से है। आंसर इसका सही दीजिएगा, इसलिए सही दीजिएगा क्योंकि इस पर तो काफ़ी बवाल कटा हुआ है, और मैंने इस पर अब बात भी की थी और मैंने बताया भी था कि मुद्दा है क्या। तो अगर आपने आंसर ऑप्ट किया है सही, डी इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही है। इसका जो संबंध है वह दरअसल फ्रांस से है, और फ्रांस का इसमें जिक्र नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, हम ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। राइट टू ब्लास्फेमी का जो कॉन्सेप्ट है वो यह कहता है कि जो हमारे बोलने की आज़ादी है उसके अंतर्गत धर्म के अगेंस्ट में बोलने की भी आज़ादी शामिल है। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि जो हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें राइट टू ब्लास्फेमी भी शामिल है। इस तरह से हम यह नहीं कह सकते कि किसी धर्म की भावनाएं आहत हो रही तो ऐसी चीज़ें ना बोली जाए। तो ये काफ़ी इस समय कंट्रोवर्शियल भी बना हुआ है और डिबेट का भी मुद्दा है, तो इसमें आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। आप हमेशा बताते रहते हैं जम्मू कश्मीर तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप कहीं पर भी बहस चालू कर देते हैं। कब अपनाया गया था संविधान में, ये आपको बताना है। काफ़ी इजी है। ऑप्शन है आपके पास 26 नवंबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 13 नवंबर 1950। आपके लिए आसान है तो बता भी दीजिए और सही आंसर ही बताइएगा। तो सही आंसर जो आपने अगर ऑप्ट किया होगा कि 17 अक्टूबर 1949, तो बिल्कुल सही है। 17 अक्टूबर 1949 को इसको एक अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में शामिल किया गया। आपको पता है कि जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ तो हरि सिंह की चिंताएं थी कि अब भविष्य में जो है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, उनसे संबंधी जो प्रावधान है उनको हटा तो नहीं दिए जाएंगे। तो उनको हमने कहा कि नहीं, हम कई प्रकार की आपको स्वायत्ता दे रहे हैं और स्वायत्ता जो है अस्थायी है क्योंकि उसका स्थायी समाधान कुछ ना कुछ निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास यह प्रावधान किया गया था वो 17 अक्टूबर जो को 1949 को किया गया था, ये सही है। तो इस तरह से आपके पास जो सही आंसर होगा बी होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है हाल ही में गृह मंत्रालय ने अर्थात होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर के भूमि कानून के संदर्भ में कुछ बदलाव किए हैं। तो यहाँ पर कानून शब्द छूट गया, भूमि कानून के संदर्भ में कुछ बदलाव किए हैं। इस संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो आपके लिए तो काफ़ी आसान है। कई लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि कब भूमि के कानून वहाँ बदले जाए, तो उसी के संदर्भ में प्रश्न है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला, 10 साल
तक यहाँ नियुक्त रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को यहाँ का निवासी माना जाएगा और वो भूमि का अधिकार धारित करेंगे, पहला विकल्प कहता है। दूसरा है कोर कमांडर से ऊपर का सेना का अधिकारी किसी क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र घोषित कर सकता है। सी विकल्प कहता है बाहरी व्यक्ति भी अब कृषि और गैर कृषि भूमि यहाँ खरीद सकता है। डी कहता है विकास से जुड़े कार्यों के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। इजी है, काफी इजी है, हमने शायद कल या परसों ही बात की थी इस पे। तो अगर आपने इसमें सही आंसर ऑप्ट कर लिया होगा तो वह है कि बाहरी व्यक्ति भी अब कृषि और गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। जी नहीं, वह कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। कृषि भूमि का जो यहाँ पे अधिकार है वह यहाँ के अधिवासी, जो यहाँ के निवासी लोग हैं, उन्हीं के पास रहेगा। हाँ, कुछ रेयर केसेस हैं, जैसे अस्पताल बनाना हो, एजुकेशन के लिए कुछ कार्य करना हो, ऐसा कुछ तो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि नहीं कृषि भूमि भी खरीद सकते हैं। तो आप गैर कृषि योग्य जो भूमि है वही खरीद सकते हैं, घर बनाने के लिए, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, कुछ। तो ये आपका क्या है, असत्य कथन है। बाकी सही है यहाँ पर पहला जो विकल्प है कि 10 साल तक अगर कोई केंद्र सरकार का अधिकारी वहाँ पर रहता है तो उनके बच्चों को वहाँ का निवासी माना जाएगा तो भूमि का अधिकार अपने आप धारित करेंगे। और कोर कमांडर से ऊपर का व्यक्ति किसी क्षेत्र को जो है कि सामरिक क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, वो सेना के प्रयोग के लिए रहेगा। सेना अपना प्रशिक्षण करेगी, वहाँ पर अपने सशस्त्र बलों को रख सकती है, किसी प्रकार का ऑपरेशन चला सकती है। तो इस तरह से आपको असत्य कथन का चयन करना था, वो मिल गया। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वो है हिमालयन भूरा भालू के संदर्भ में, और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके इन्वायरमेंट का। चलिए इसके संदर्भ में असत्य कथन का ही आपको चयन करना है। पहला विकल्प, यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। बी, भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, यमन, नेपाल में भी वे पाए जाते हैं। सी, इसका जो विकल्प है इसका विस्तार 6 से 7 फीट होता है, इसका जो आकार है 6 से 7 फीट होता है। डी, यह घास, पौधे और फल को भी अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। असत्य कथन है, काफ़ी असत्य है। जो गलत किया गया है उसमें काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक किया गया है, आसान है आपके लिए उसको निकालना, तो फिर भी आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि यह भारत के अलावा ईरान और यमन को भी शामिल कर दी। ईरान और यमन में नहीं पाया जाता। हिमालयन भूरा भालू जो कि मैंने आपको बताया था, ये 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और जो ठंडे क्लाइमेटिक एरिया हैं, तो ईरान और यमन में इतनी ठंडे क्लाइमेटिक एरिया नहीं पाए जाते। कभी कभी ठंडी पड़ना को ठंडे क्लाइमेट के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो यही क्या है, असत्य कथन है। बाकी जितने विकल्प दिए गए वो सही। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। हिमालयन भूरा भालू के संरक्षण के संदर्भ में असत्य कथन का फिर आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला, यह ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे वार्मिंग शब्द है, तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में है। बी विकल्प, भारत सरकार ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया है। सी विकल्प है, इसके लिए 13 संरक्षित क्षेत्र अर्थात प्रोटेक्टेड एरियाज का गठन किया गया है। डी, हाल ही में इनके लिए 4 जैविक गलियारों का निर्माण किया गया है। अब बता देना है कौन सा नहीं किया गया है, कौन सा गलत बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बता देना। इजी है। तो अगर आपने इसका सही आंसर ऑप्ट किया होगा तो ये है कि 4 जैविक गलियारों का निर्माण इनके लिए किया गया, गलत है। हाँ, हाल ही में इनसे संबंधित एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या हो रही है, इनके आवासीय क्षेत्र को हम जो है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, आने वाले समय में इनके लिए जो जैविक गलियारे बने हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो हमने कोई नया जैविक गलियारा नहीं बनाया, ये असत्य कथन है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल के समय में चिली चर्चा में बना हुआ था, चिली के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। चिली एक देश है, यहाँ पर मिर्च की बात नहीं हो रही। चलिए, पहला विकल्प यह एक लंबा और सकरा देश है जिसका विस्तार उत्तर दक्षिण 6435 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प, इसकी सीमाएं पेरू, बोलीविया, ब्राजील और अर्जेंटीना से लगती हैं। सी, हाल ही में यहाँ की जनता ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया है। डी, यहाँ के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा हैं। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा जो कथन है वो असत्य है, और आपके लिए तो काफ़ी आसान है। अगर इसमें आप देखें तो इसमें एक बी जो विकल्प है कि इसकी सीमाएं पेरू, बोलीविया, ब्राजील, तो मैंने कहा था कि यह 2 देश हैं,
दक्षिण अमेरिका में जिनकी सीमाएं ब्राज़ील से नहीं लगती, उसमें से एक है चिली। दूसरे देश का नाम क्या है वो मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से असत्य कथन ये हो गया। और बाकी सही बात है कि यहाँ जनता ने लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया है और उसके वजह से यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा कि यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जनमत संग्रह हो भी चुका है। जनता ने लगभग 80% जनता ने कहा है कि हम नया संविधान बनाएंगे। तो बाकी जितनी चीज़ें हैं इस स्टेटमेंट को छोड़कर बी को, बाकी सब सही हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे शुष्कतम स्थान अरीका का संबंध निम्न में से किस मरुस्थल से है? तो आपको बताना है अरीका जो है क्षेत्र है वह किस मरुस्थल से संबंधित है। आसान है आपके लिए ये भी प्रश्न। तो आपके पास ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, बी कैलिफोर्निया मरुस्थल, सी अटाकामा मरुस्थल, डी कलाहारी मरुस्थल। तो इसका जो संबंध है वो आप काफ़ी ईजी है, अटाकामा मरुस्थल से है, चिली में है। और मैंने बताया था अरीका एक ऐसा स्थान है जहां पर लगातार 173 माह तक वर्षा नहीं हुई और इसी के कारण यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान में शामिल किया जाता है, जो कि अटाकामा डिजर्ट का क्या है भाग है। और इनका जो बाकी तीन है इनसे कोई इसका मतलब नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। आपके लिए सब कुछ आसान है, फिर देखते हैं। इस जलवायु पेटी में सर्वाधिक वर्षा जुलाई सितंबर के बीच में होती है। बी विकल्प, इस जलवायु पेटी में रसदार फलों का उत्पादन होता है। सी विकल्प, इस जलवायु पेटी में शराब उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। डी, यह जलवायु पेटी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती। अब बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो आप असत्य कथन बता ही दिए होंगे। जैसा इसमें पहला जो कथन है यही क्या है, असत्य है। इसमें लिखा सर्वाधिक वर्षा जुलाई और सितंबर में होती है, तो जुलाई और सितंबर में नहीं होती। जुलाई और सितंबर जो समय होता है यहाँ के लिए भी क्या होता है, गर्मी का समय होता है। और यहाँ भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं गर्मी में वर्षा अधिक प्राप्त नहीं करते, ठंडी में वर्षा प्राप्त करते हैं। तो यही क्या है आपका असत्य कथन है। बाकी जितने भी विकल्प दिए हैं सभी क्या है, सत्य कथन है। क्योंकि यह जो क्षेत्र है यहाँ पर ठंडियों में वर्षा होती है और यहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन होता है। उन्हीं फलों से क्या किया जाता है, शराब उद्योग का विकास किया गया है। और यह जो क्षेत्र है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। भूमध्य से अगर लोकेशन देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने चिली में जब सेंटियागो की बात की थी तो मैंने इसका जिक्र किया था। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, तांबा उत्पादक क्षेत्र चुकी कमाटा का संबंध निम्न में से किस देश से है? ऑप्शन है ग्रीस, तुर्की, ब्राज़ील और डी चिली। तो आपको बताना है कि आखिर चुकवी कमाटा कहाँ पर है। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी है आंसर। अगर आपने चिली बताया होगा तो बिल्कुल सही है। और मैंने बताया था ये तांबा उत्पादन की विश्व की सबसे बड़ी खान में से एक है। तो चुकवी कमाटा का संबंध ब्राज़ील से है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला विकल्प, पृथ्वी की सबसे ऊपरी दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं जिसकी मोटाई 5 से लेकर यहाँ पर 100 किलोमीटर होती है। दूसरा, प्लेटों के किनारे या सीमांतों पर होने वाली क्रियाओं को विवर्तनिकी कहा जाता है। तीसरा विकल्प, हर प्लेट की गति की दिशा निश्चित है जिससे विवर्तनिकी का अनुमान लगाया जा सकता है। डी, प्लेटों में होने वाली गति से भूसन्नतियों के मलबा पर बलन की क्रिया से वलित पर्वत विकसित होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन थोड़ा असत्य है। तो आसान है, काफ़ी आसान है। इसमें जो अगर आपको सही आंसर ऑप्ट करना है तो वो होगा आपका असत्य कथन के रूप में सी, क्योंकि इसमें लिखा हर प्लेट की जो गति है वो गति और दिशा जो है निश्चित है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेटों के मूवमेंट का कारण होता है संवहनीय धाराएं, संवहनीय तरंगें जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। और संवहनीय तरंगें जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी प्लेटें भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब संवहनीय तरंगें हमेशा हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर चल रही हैं। तो इस तरह से ये जो सी विकल्प है असत्य कथन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है मेन सेंट्रल थ्रस्ट अर्थात MCT किन दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है, ये आपको बताना है। और विकल्प है आपके पास बृहद हिमालय और लघु हिमालय अर्थात ग्रेटर और जो है कि मिडिल हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच।
तीसरा विकल्प है कश्मीर घाटी और लघु हिमालय के बीच, डी है लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य। तो आपको यह बताना है कि दरअसल मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको किसको अलग करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है, आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, एक प्रकार की घाटी नुमा क्षेत्र है। जैसे मैंने एक शब्द बताया था सचर जोन, तो जो सचर जोन होते हैं, घाटी क्षेत्र होते हैं, वो दो पर्वतीय भागों को अलग करते हैं। जैसे बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सचर जोन है, ISTZ, इंडो सांगपो सचर जोन है ना। सांगपो को टी से डिनोट किया, ITSZ है ना, और इसको कई जगह ISZ भी लिखा आप देखते हैं। तो ये किसको अलग करता है, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, और क्या है, घाटी नुमा क्षेत्र है। और इसी में क्या हुआ है, कश्मीर की घाटी। उसी तरह से आपका कश्मीर घाटी और लघु हिमालय के बीच। तो ये आपका आंसर था कौन सा, आपका जो सही आंसर होगा कि बृहद हिमालय लघु हिमालय के मध्य वाला जो भाग है, इसको हम MCT के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जूलॉजी ने हिमालय के किस सचर जोन में विवर्तनिकी सक्रियता का पता लगाया। ऑप्शन है ISZ, MCT, MBF और HF। तो ISZ का मतलब है इंडस सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये जो चार विकल्प है, इन्हीं में से आपको क्या करना है, पता लगाना है। इजी प्रश्न है। तो इस हाल ही में जो है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने किसमें पता लगाया है, जो ISZ वाला क्षेत्र है, अर्थात इंडस सचर जोन वाला जो क्षेत्र है, इसमें पता लगाया गया है कि यह विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है, और अभी से सक्रिय नहीं है, कई हजार वर्षों से सक्रिय है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे थे, सक्रिय मान नहीं रहे थे, या हमको जानकारी नहीं थी। तो यही क्या है आपका सही आंसर। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।